अच्छा हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कितने रूल्स है बेटा हमारे पास? 6। 1 2 3 4 5 और 6। आपको याद हो गया बेटा? हाँ, ये पहले से आता था बेटा, 1 से 6 गिनती तो आपको आती थी बेटा। कह रहे हाँ याद हो गया, 1 से 6। अच्छा, एक क्या बड़ा रूल ऑफ बेटा वर्ड? इजेस डेम जेनेरेस। व्हाट इज इजेस डेम जेनेरेस? एसेट्रा। किसको डिफाइन किया बेटा इसको? एसेट्रा। एक और रूल क्या है बेटा? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। कौन सा रूल होगा बेटा? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को उसका जवाब देना। आप दोगे जवाब? पक्का? देखो, एक केस स्टडी आया। क्या आया बेटा? एक केस स्टडी। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। आज हम लोग इस चैप्टर को क्या कहते हैं, आज कंप्लीट करेंगे, हो जाएगा, ज्यादा नहीं बचा इसके अंदर। और कल फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आपको याद है ना, मैंने बताया था इसके साथ क्वेश्चंस है, तो हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे साथ साथ। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एक केस स्टडी। अच्छा, हम सीए लोग ऑडिट कर सकते हैं। हम सीए लोग क्या कर सकते हैं? आपको पता है क्या होता है ऑडिट? जल्दी से बोलो, क्या होता है ऑडिट? व्हाट इज ऑडिट? वेरीफाई करते हैं हम लोग। क्या वेरीफाई करते हैं बेटा? तुम्हें पता है ना हम लोग कब बने थे? तुम्हें पता है हम लोग कब बने? मतलब सीए कब से शुरू हुआ, आईसीएआई कब से शुरू हुआ? तुम लोग को मालूम है ये सब बातें? 1850? 1851? बेटे क्या किसी ने ख्वाबों में बताया था तुझे 1851? कल रात भगवान जी आए थे। बेटा सीए कर ले। कब से चल रहा है ये? 1851 से चल रहा है। देखो बेटा, हमारा एक सीए एक्ट पास हुआ था जिसे हम बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। ये पास हुआ बेटा 1949 में। कब पास हुआ ये? 19। अच्छा, हर एक्ट का पर्पस होता है। ये क्यों बना था चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या जरूरत पड़ी थी? बताओ ना बेटा, हम लोग क्यों बने? ये तो पता है, ये तो बेसिक बात है। हम लोग पढ़ना इतना शुरू कर दिए, इंटर में आ गए, तुम लोग को ये नहीं मालूम? बोलो ना, जल्दी से बोलो। देखो, कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? कंपनी में दो लोग होते हैं, एक जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक जो पैसा क्या करते हैं? इन्वेस्ट। एक जो कंपनी को क्या करते हैं? कंट्रोल। तो जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में जो पैसा क्या करते हैं बेटा? इन्वेस्ट। उनको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बेटा? शेयर होल्डर्स। और जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्टर्स। ये कितने लोगों को पता है? हाथ उठा के बताओ जल्दी से। सबको बताइए। एक होता है शेयर होल्डर्स, ये लोग क्या करते हैं बेटा? इन्वेस्ट। और लोग कौन होते हैं बेटा? डायरेक्टर्स, जो क्या करते हैं? कंट्रोल। यहां तक सबको पता है? अच्छा, कंपनी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनाता है बेटा? कंपनी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनाता है बेटा? हु प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी? किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बनाने का बेटा? दो लोग हैं, मैंने आपको बताया बेटा, एक शेयर होल्डर्स और एक डायरेक्टर्स। कौन लोग बनाएंगे बेटा ये? डायरेक्टर्स। ओके, डायरेक्टर्स लोग रिस्पॉन्सिबल है क्या बनाने के लिए बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इसी बुक्स ऑफ अकाउंट से ये लोग क्या प्रिपेयर करते हैं बेटा? एफएस। व्हाट इज एफएस बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं एज्यूम कर लूं आपको एफएस पता है, या मैं एक बार बता दूं? अच्छा, इसके अंदर आपका बैलेंस शीट आती है बेटा, इसके अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता है, इसके अंदर सीएफएस आता है, और एक दो चीजें और आती हैं, वो आप आगे पढ़ लेंगे। अभी हम बेसिक बात करें इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करते। एक बैलेंस शीट आता है, एक पीएनएल आता है, और एक क्या आता है बेटा? सीएफएस। ये पता लगा आपको? ये किससे बनता है बेटा? बुक्स ऑफ। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? जनरल एंट्रीज आ जाएंगी, और लेजर आ जाएंगे, और ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, और बुक्स तो बोलो बेटा, कोई बुक्स का नाम तो लो। कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सारी बातें किस में आ जाएगी बेटा? आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिटेल्ड होता है या समरी होती है बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिटेल होता है, समरी होता है? डिटेल होता है। तो इसी को ही समराइज फॉर्म को करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं बेटा? एफएस। व्हाट इज एफएस? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हर कोई समझ जाए। अच्छा, हर कोई क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ सकता है? क्या हर कोई जनरल एंट्री समझ सकता है? जैसे लेट सपोज करो हमने एक जनरल एंट्री पास करी, सेल्स की जनरल एंट्री पास करी, कैश में हमारे सामान बेचा, तो क्या एंट्री होगी बेटा? कैश को सामान में बेचने का, कैश टू सेल्स। अगर ये बात आप किसी साइंस वाले के आगे बोलोगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया, वो आपको मारेगा, आपको छोड़ देगा बेटा? मारेगा। क्यों मारेगा?
क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। हाँ, उसको आप एक अकाउंट ना दोगे, पेड अकाउंट, उसको बोलेगे देखो मैंने राइट हैंड साइड सारे इनकम डाल दी, लेफ्ट हैंड साइड सारे खर्चे डाल दिए, जो बच गया प्रॉफिट हो गया, वो समझ जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, समझ जाएगा। आपको समझ में आया या आपको ही समझ में नहीं आया बेटा? आपको समझ में आया, ओके। तो एक क्या होता है बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और एक क्या बनता है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन प्रिपेयर करते हैं बेटा? डायरेक्टर्स। कौन प्रिपेयर करते हैं? अब मेरी बात को सुनना बेटा, मैं एक शेयर होल्डर हूं कंपनी का, डायरेक्टर नहीं हूं। कौन हूं मैं? शेयर होल्डर हूं। मैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता हूं। इंस्पेक्ट करना चाहता हूं, चेक करना चाहता हूं, क्या मेरे पास राइट है या मेरे पास राइट नहीं है ये करने का। क्या एज अ शेयर होल्डर आई हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी और नॉट? या डिपेंड करता है कितने शेयर्स हैं आपके पास। क्या मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट इज अवेलेबल टू एवरी शेयर होल्डर इवन हैविंग वन शेयर? ये एक लिमिट है, इतने परसेंट शेयर होगा उसके बाद आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। कितने लोग बोलते हैं सब कर सकते हैं? एवरी शेयर होल्डर होल्डिंग अ सिंगल शेयर, आप रिलायंस का एक शेयर खरीद लो, आप भी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल हाँ, अच्छे से हाथ उठाओ बेटा, दिखना चाहिए। तुम लोग खाना नहीं खा के रहे बेटा? हाथ उठाओ। अच्छा नहीं उठाएंगे हम लोग हाथ। अच्छा कितने लोग कहते हैं नहीं कुछ परसेंटेज है? दिस अ परसेंटेज, जी हमें परसेंटेज बताएंगे, कितनी परसेंटेज है बेटा? सॉरी, अब 50%, मतलब 50% से ज्यादा। हाँ जी, सेम आंसर। अच्छा तुम लेट सपोज करो 60% वोटिंग राइट है, तो क्या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता हूं? हाँ। कितने लोग बोलते हैं हाँ? कुछ 2-3 लोग बोल रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं नहीं? अच्छा देखो बेटा, मैं आपको टाइप्स ऑफ लोग बताता हूं जो समय क्लास में है। एक ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं हाँ, एक ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं ना, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमसे मत पूछो, हमारा कोई मतलब नहीं है। देखो बेटा मैं क्लैरिफाई करता हूं, सस्पेंस नहीं क्रिएट करते। शेयर होल्डर बेटा 60 क्या, 80 क्या, 90 क्या, कितने परसेंट होल्ड कर दे, उसको कभी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट नहीं दे सकते। अच्छा क्यों नहीं दे सकते? आपका शेयर होल्डर क्या कॉमर्स बैकग्राउंड का है या वो किसी बैकग्राउंड का हो सकता है? वो तो साइंस वाला भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है। अच्छा वो अनपढ़ भी हो सकता है, वो अनपढ़ भी हो सकता है। अच्छा आपको शेयर खरीदने के लिए कितने तक पढ़ना होता है बेटा? आपको 12th पास होना जरूरी है? क्या आपका बीकॉम करना जरूरी है? अच्छा 10th पास जरूरी है एटलीस्ट? 5th पास करना पड़ेगा? पहली क्लास बेटा नहीं, आपके सिर्फ पैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और आप क्या बन जाओगे? शेयर होल्डर। अब इतने सारे शेयर होल्डर हैं, इतने टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, हमें पता भी नहीं उनका प्रोफेशन क्या क्या नहीं करते। अगर आपने इनको अलाउ कर दिया, क्या अलाउ कर दिया कि क्या इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर तो कंपनी पागल हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? लेट सपोज करो एक साइंस बैकग्राउंड वाला बंदा पहुंच गया रिलायंस में शेयर खरीद के, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ, वो दिखाएगा एंट्री, देखो ये एंट्री कर रखी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पूछेगा कैश को डेबिट क्यों किया? वो कह डेबिट वर्ड कम्स इन। वो कह अच्छा जब मैं आया था तुमने डेबिट किया, अब मैं चाहूंगा तुम्हें क्रेडिट कर दोगे। ऐसा होता है? ऐसा होगा उसका? ऐसा नहीं होगा। होगा। कंपनी तो पागल हो जाएगी, पागल हो जाएगी, बौखला जाएगी। बाय पागल होना का मीनिंग सिंपल हो गया कि कंपनी ये पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली कि वो उसको इंस्पेक्ट करने का राइट दे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हुआ तो दिक्कत आ गई, तो इसलिए उसको मना कर दिया। लॉ ने ही मना कर दिया कि भैया शेयर होल्डर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट मत दो, उसको बस ये दिखा दो। क्या दिखा दो उसको? एफएस। ये इसके घर भी भेज दो, इसको पढ़ता रहेगा, खुश रहेगा। ये समझ में आया नहीं आया? लेकिन अब शेयर होल्डर्स के मन में एक डर है। क्या डर है? मुझे क्या दिख रहा है? फिनिश गुड्स दिख रहा है या मुझे सब कुछ पता लग रहा है? रॉ मटेरियल से WIP सब कुछ दिखा मुझे। क्या दिखा? फिनिश गुड्स दिखा आपको? अच्छा आप किसी रेस्टोरेंट में जाते, कितने लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने? सब जाते हैं, है ना? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, वो नहीं जाते, वो दिखाने चाहते कि हम अमीर हैं। तो सब लोग खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, आपको खाना मिलता है। अच्छा खाने में क्या मिला हुआ है, उसके अंदर इंसेक्ट्स हैं या नहीं है, ये आपको पता चलता है? आपको नहीं पता चलता है?
पता लगता है? कैसे पता लगता है बेटा? क्या बात कर रहा है? वो तो घुल जाएगा ना बेटा उसके अंदर। इंस्पेक्टर साहब जनरली, अच्छा एक बात बताओ, अगर लेट सपोज करो एक शेफ है जो खाना बना रहे हैं और वो बहुत सारा खाना बना रहे हैं और एकदम उसने देखा बहुत ही बड़े यूटेंसिल में खाना बना रहा है, उसने देखा एक मॉस्किटो छोटा सा मक्खी आके उसके अंदर गिर गया, वो क्या करता होगा? वो क्या करता होगा? देखो उसका 2-3 ऑप्शन होते होंगे। एक, उसको उसी में घोल दो। दूसरा, उसको निकाल के फेंक दो। तीसरा, पूरा यूटेंसिल में जितना सामान बना सब कुछ फेंक दो। वो क्या करता होगा? पहला, दूसरा या तीसरा? देखो अगर आप मुझसे पूछोगे तो वो पहला जरूर करता होगा, दूसरा तो उसको मन करता होगा, तीसरा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा वो। आप समझ रहे हो? अच्छा, और हम लोग तो खा लेंगे उसे। क्यों खा लेंगे हम लोग? हमें तो पता ही नहीं लग रहा। ऐसे ही शोल्डर्स को तो क्या दिख रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या दिख रहा है बेटा? किससे बना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा? तो उनके मन में हमेशा एक डाउट रहेगा। क्या डाउट रहेगा? अंदर हाँ मक्खी है या नहीं है ना? उसको क्या डाउट रहेगा बेटा कि ये सही है या सही नहीं है? ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, 2 दिक्कतें ना, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करने दे सकते हैं और उसके मन में डाउट भी है। क्या डाउट है? कि ये सही है या नहीं है। तो उस समय लॉ को एक आइडिया आया। लॉ को क्या है? एक, उसने बोला मैं कुछ बंदे को अपॉइंट करूंगा जो क्या करेंगे, कंपनी के अंदर जाएंगे, क्या करेंगे, और वो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली बने हैं या नहीं बने। उन फरिश्तों का नाम क्या दिया बेटा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप समझिए बेटा, हम लोग फरिश्ते हैं या हम फरिश्ते नहीं है? क्या लोग हम पे विश्वास करते हैं? लेट सपोज करो आपने एज अ सीए, जब आप सीए बन जाएंगे, आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर साइन करेंगे तो हर कोई क्या बिलीव करेगा कि ये सही है गलत है? सही है। दिस इज अ पावर ऑफ योर व्हाट बेटा? सिग्नेचर। ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा? होगा। तो अब बड़े ध्यान से सुनना बेटा, अब मैंने आपको क्लियर कर दिया कुछ बातें। तो इसलिए ऑडिट होता है बेटा। इसलिए क्या होता है बेटा? आपको मतलब व्हाट इज ऑडिट बेटा? ऑडिट इस कब बुक्स को क्या करना बेटा? चेक करना। क्या करना है बुक्स को? और देखना किससे जो क्या बने बेटा, एफएस, वो प्रॉपर है या प्रॉपर नहीं है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं आया? ओके। अब मैं अपने लॉ वाले क्वेश्चन में वापस आता हूं। हमें कंपनीज एक्ट, कौन सा एक्ट बेटा? कंपनीज एक्ट कहता है आप मैक्सिमम 20 कंपनीज में ऑडिट कर सकते हो। मैक्सिमम कितनी कंपनीज में ऑडिट कर सकते हो? 20। एक्सक्लूडिंग, मतलब इस 20 में कुछ लोग काउंट नहीं होंगे, ओपीसी और स्मॉल। मैं एज्यूम कर लूं आपको ओपीसी स्मॉल पता है, मैं बता दूं बेटा एक बार? मैं बता दूं एक बार। व्हाट इज ओपीसी? जिसमें एक ही मेंबर होता है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, उसे क्या बोलते हैं बेटा? ओपीसी। और स्मॉल कंपनी क्या होती है बेटा? एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है एंड जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। ऐसी कंपनीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्मॉल कंपनी। ये क्लियर हुआ? तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कंपनीज एक्ट क्या कहता है? आप मैक्सिमम कितनी कंपनीज में ऑडिट कर सकते हो? 20। उस 20 में कौन इंक्लूड नहीं होंगे? ओपीसी और स्मॉल। तो मतलब इनकी लिमिट है, इनकी लिमिट नहीं है? मतलब अगर मैं बात करूं एज पर कंपनीज एक्ट, ओपीसी और स्मॉल की लिमिट है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सक्लूड हो गए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने 20 पकड़ लिया बाकी कंपनीज और ये दोनों पकड़ ली 60? कैसे हो सकता है? हाँ, क्यों हो सकता है? क्योंकि ये तो काउंट नहीं हो रहे। यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये किस एक्ट में लिखी बात बेटा? जल्दी से बोलो मुझे। कंपनीज एक्ट। फिर हमारा एक और एक्ट जो मैंने आपको आज बताया बेटा, कौन सा एक्ट है हमारे पास बेटा? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। जो कब बना बेटा? 1949 में। इसने बोला, किसने बोला कि मैक्सिमम ऑडिट होगा 30 कंपनीज का। कितनी कंपनीज का? और इसने कुछ एक्सक्लूजन नहीं दिए। व्हाट इज, इसने एक्सक्लूजन नहीं दिए, मतलब इसमें मतलब सब काउंट हो गए, चाहे ओपीसी चाहे स्मॉल है, सारे कंपनी का मैक्सिमम कितना ऑडिट कर सकते हैं आप? 30। एक ही प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है? कितने ऑडिट अलाउड है? प्रोविजन क्या है बेटा? कितने ऑडिट अलाउड है? कंपनीज एक्ट क्या बोला? कितने ऑडिट अलाउड है? 20। कितने ऑडिट अलाउड है? क्या छोड़कर? ओपीसी और स्मॉल को छोड़कर कितने अलाउड है? 20। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट क्या बोला? कितने अलाउड है? 30, इंक्लूसिव ऑफ ऑल कंपनीज।
है एक प्रोविजन, कितने लॉज हैं? 2, और एक कंपनीज एक्ट और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। अब किसको माने, दोनों को या एक को? दोनों को। बट ऐसे दोनों क्यों माने? क्योंकि एक रूल है बेटा। कौन सा रूल है? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जो क्या कहता है? हार्मनी मेंटेन करो और दोनों को फॉलो करो। अच्छा, अगर मैंने टोटल 30 कंपनीज फॉलो कर लिया, टोटल कैसे फॉलो कर लिया? तो क्या मैंने दोनों फॉलो कर लिया? नहीं कर लिया? कर लिया। इस 30 में 20 तो कोई भी हो सकती है, इस 30 में 20 तो कोई भी हो सकती है। और ये वाली कितनी हो जाएंगी बेटा? 10। ये समझ में आया नहीं आया? तो व्हाट इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन? एग्जांपल था, मैंने वैसे बहुत दे रखे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन? बताओ ना, हम डिवाइस करते बेटा। क्या मतलब है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का? कि देयर में बी अ सर्कमस्टांस, जो एक प्रोविजन एक से ज्यादा एनैक्टमेंट में हो। अगर ऐसा होगा तो क्या करना पड़ेगा? दोनों फॉलो या एक फॉलो? दोनों फॉलो। उस रूल को हम क्या बोलते हैं बेटा? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो मैंने को 2 रूल रिवाइज करा है। कौन कौन से रूल रिवाइज करा है बेटा? एक रूल ऑफ व्हाट बेटा? इजेस्डेम जनरलिस। इसका भी एक एग्जांपल है। व्हाट इज रूल ऑफ इजेस्डेम जनरलिस बेटा? जल्दी से बोल दो फटाफट। एसेट्रा वर्ड, ये क्लियर हो? व्हाट इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बेटा? जल्दी से बोल दो बेटा। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जल्दी से बोल दो बेटा। क्या? अगर एक प्रोविजन कितने लॉज में है? एक से ज्यादा में, तो क्या करने का? दोनों फॉलो, एक फॉलो, दोनों फॉलो। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? रूल ऑफ व्हाट बेटा? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तीसरा रूल बताओ बेटा, कुछ और बताओ मुझे। रूल ऑफ, अच्छा, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन याद है आप लोगों को? व्हाट इज बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन बेटा? अगर एक लॉ किसके लिए बने? बेनिफिट देने के लिए। किसके लिए बना बेटा? और अगर आप उसको कैसे रीड करते हो? बोलिए लिटरली रीड करते हो, तो वो बेनिफिट मिल पा रहा है या बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है? तो फिर आप लिटरली पढ़ोगे या लिटरली नहीं पढ़ोगे? तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। याद आया बेटा आपको? हाँ। अच्छा, व्हाट इज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन? बोलो ना बेटा तुम लोग। अगर लॉ को कैसे पढ़ के बेटा? लिटरल पढ़ के। मीनिंग क्या आ रहा है? सेंसलेस। मीनिंग क्या आ रहा है? सेंसलेस। तो आप उसको लिटरली पढ़ोगे या लिटरली नहीं पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। उसे सेंसिबल मीनिंग दोगे। कौन सा मीनिंग दोगे? उस रूल को हम क्या बोलते हैं? रूल ऑफ कौन सा बेटा? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। एक और रूल पढ़ा है बेटा, बोल दो जल्दी से। कौन सा रूल? रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। व्हाट इज रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस? कुछ कुछ जगह हम मे को मे नहीं पढ़ेंगे, मे को क्या पढ़ेंगे? शैल। शैल को शैल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मे। एंड को एंड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? और को और नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एंड। हर जगह या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। और जहां पर एब्सर्डिटी नहीं है, क्या नहीं है बेटा? जहां पर एम्बिगुइटी नहीं है, या फिर जहां पे कोई प्रोविजन का इंटेंशन डिफीट, तो वहां पर हम लोग कौन सा रूल अप्लाई कर देंगे? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ लो। कोई डाउट आया बेटा? तो ये हमारे कौन से रूल्स खत्म है बेटा? जल्दी से बोलो। अच्छा, अब हम कौन सा रूल शुरू करेंगे बेटा? सेकेंडरी रूल। तो आप एक हेडिंग दोगे आज का? हेडिंग दोगे आज आप? नहीं? हाँ बोलो कुछ। ओके, हाँ बोल रहे हो, ठीक है। सेकेंडरी रूल को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा? अच्छा, सेकेंडरी रूल का पहला रूल लिखते हैं हम लोग। सेकेंडरी रूल का पहला रूल लिखते हैं बेटा हम लोग, इफेक्ट ऑफ यूसेज। ये लिखा है बेटा, इसको ध्यान से देख लेना, अपनी बुक में भी दिख जाएगा आपको, इधर भी दिख जाएगा। इफेक्ट ऑफ यूसेज दिखा बेटा आपको? ओके, क्या लिखा आपने सेकेंड रूल में? पहला रूल क्या लिखा? क्या बेटा कौन सा लिखा? इफेक्ट ऑफ यूसेज। अच्छा, मुझे एक बात बोलो, इंग्लिश के मीनिंग्स क्या किसी डिक्शनरी में होते हैं? हाँ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है, कैम्ब्रिज भी आती है, बहुत सारी डिक्शनरी आती है हमारे पास। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले के 1950 में उस वर्ड का मीनिंग कुछ और था, आज कुछ और कर दें ये लोग? ये लोग एक वर्ड का मीनिंग बनाते हैं, उसको जिंदगी भर सेम रहने देते हैं। क्या लगता है आपको? ये चेंज करते हैं, चेंज समझते हो? मतलब पहले जो 1950 का में जो मीनिंग था, वो हो सकता है वो आज ना हो। ये क्लियर हुआ? जब लॉ बना होगा 1950 में, जब लॉ बना होगा कब, तो उसने उस वर्ड को यूज करा होगा।
अब वो वर्ड का जो मीनिंग था वो उस समय का था या आज भी है? उस समय का था। तो आज जब मैं उसे पढ़ूंगा, जैसे मैं आज लॉ पढ़ रहा हूं जो 1950 में बना था, मैं आज क्या है बेटा? 2020 है। आज मैं लॉ कौन से साल का पढ़ रहा हूं? 1950 का। आज मैं कौन सा लॉ पढ़ रहा हूं बेटा? 1950 का। तो जो मैं मीनिंग ढूंढूंगा, वर्ड का क्या ढूंढूंगा बेटा? तो मैं कौन सा मीनिंग ढूंढूंगा, जो 1950 में था उसका मीनिंग, या जो आज है उसका मीनिंग वर्ड का? मैं आपको लिख के दूं बेटा, मैं क्या बोलना चाहता हूं, आपसे क्या पूछना चाहता हूं? हाँ, लिखता हूं बेटा। लॉ बना कब? पहले मुझे बता, लॉ कब बना बेटा? मेरा लॉ बड़ा अच्छा बना बेटा, मुझे खुद नहीं समझ में आया मैंने क्या लिखा। लॉ अभी समझ में आया। हाँ, अच्छा, लॉ कब बना मुझे बोलो ना बेटा? 1950 में। ये समझ में आया? तो उसने जो इंग्लिश लिखी होगी वो किस हिसाब से लिखी होगी? जो 1950 में था। ये क्लियर हुआ बेटा? अब चल रहा है क्या बेटा? 2020। आपको पता है ना बेटा ये बात? कितने लोग को पता है 2020 चल रहा है? सबको पता है। हाँ, शाबाश बेटा। अच्छा, जब मैं आज इसको रीड कर रहा हूं, किसको रीड कर रहा हूं मैं आज? जो कब बना था। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, आपने क्या कुछ ऐसे लॉज पढ़े थे जो आज पढ़े लेकिन बने हुए बहुत सालों से? हाँ, आपने कॉन्ट्रैक्ट राइट पढ़ा जो कब से बना पड़ा है? पता लगा? ओके, तो मैं आज एक लॉ पढ़ रहा हूं जो कब बना था। तो अगर लेट्स सपोज उस लॉ को पढ़ते हुए, क्या पढ़ते हुए? लॉ को पढ़ते हुए मुझे किसी वर्ड का क्या ढूंढना है बेटा? मीनिंग। मुझे किसी वर्ड का क्या ढूंढना है बेटा? तो मैं मीनिंग कौन सी डिक्शनरी में ढूंढूंगा? जो आज की डिक्शनरी है उसमें, या जो 1950 की डिक्शनरी होगी उसमें? कौन सी डिक्शनरी में खोल के उसे पढ़ूंगा? आज वाली डिक्शनरी या 1950 वाली डिक्शनरी? मैं एक बार आपको दो ऑप्शन देता हूं, आप मुझे आंसर करना। दो ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, 1950 या क्या बेटा? 2020। जो जल्दी से बोलेंगे 2020 वो अपना हाथ उठाएंगे बेटा ऊपर। अच्छा, 2020। एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान, चार इंसान, पांच, छह, सबको देख के वो हाथ उठा रहे हैं। 6 लोग बोल रहे हैं 2020। कितने लोग कहते हैं 1950? अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे दिखे, कुछ दिख नहीं रहा मुझे, कुछ लोग छुपा रहे हैं अपने हाथ को। ये लोग क्या करें? कौन सा हम पढ़ेंगे, कौन सा डिक्शनरी पढ़ेंगे? 1950। अच्छा, किसी कोई और आंसर है? सर मैं 2000 वाली डिक्शनरी खोल लूंगा। मेरे पास सर वही पढ़ी थी, वही खरीदी तू समय, तो 2000 का एडिशन पड़ा है मेरे पास, मैं क्यों पैसे लगाऊंगा? आज वाली डिक्शनरी भी खरीदूं, 1950 वाली पता नहीं क्यों कर रहे हो आप ऐसा। बेटर है मेरे पास जो जिस साल की डिक्शनरी पढ़ी होगी मैं उस साल की डिक्शनरी खोल के पढ़ लूंगा। ऐसा कोई आंसर देना चाहता है? डिपेंड कर सर कौन सी साल की डिक्शनरी पढ़ी है आपके पास, ऐसा तो है कोई? जल्दी से बोल दो फटाफट। तो आंसर तो दो ही है, सॉरी एक है, दो में से एक है क्या? या तो 1950 या 2020। अभी कुछ लोग आंसर नहीं करें। आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर। मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे लगता है शायद क्वेश्चन पूछने में तो कुछ दिक्कत हो रही है ना? ऐसा हो सकता है। मैंने लॉ बनाया, मैं थोड़ा साफ लिखता हूं बेटा। क्या बना बेटा? कौन से साल में लॉ बना? 1950 में। क्लियर हुआ? तो ये उस समय जब बना होगा, उस समय वर्ड्स होंगे बहुत सारे, तो उसके हिसाब के वर्ड्स के हिसाब से बना होगा या आज के वर्ड्स के हिसाब से बना होगा? उस साल के वर्ड्स के हिसाब से बना होगा। आज क्या चल रहा है बेटा? 2020। मैं आज रीड कर रहा हूं इसे। मैं क्या कर रहा हूं बेटा? आज रीड कर रहा हूं। अब मुझे उसमें जब रीड करते समय एक वर्ड का मीनिंग देखना है। आज जब उस वर्ड का क्या देखना है मुझे? मीनिंग। जो लॉ कब बन चुका था बेटा? 1950 में। तो कौन सी डिक्शनरी खोलूंगा? जो 1950 में उसका मीनिंग होगा वो वाली या आज वाली? अच्छा, मैं दोबारा बात करते हैं। कितने लोग होते हैं 1950 वाली, 1950 वाली? ज्यादा हाथ खड़े हो गए 1950 में। ओके, कितने लोग होते हैं 2020 वाला? कुछ लोग थे जो पहले 2020 में हाथ उठा रहे थे, अभी नहीं उठा रहे, मुझे दिख रहा है। 2020 तो ये 2020 क्यों बोल दिया पहले? हाँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कहीं क्वेश्चन में डाउट लग रहा है मुझे लग रहा है ना कहीं क्वेश्चन में डाउट। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि मुझे, मतलब मेरे पास कौन सा डिक्शनरी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ उसको कौन सा डिक्शनरी खोलना चाहिए? 1950 का डिक्शनरी खोलना चाहिए, 2020 का खोलना चाहिए? हाँ ऑफकोर्स, मैं डिक्शनरी तो खोलू 2020 में ही, ऑफकोर्स खोलो तो आज ही। मैं पीछे कैसे कोई डिक्शनरी खोल दूंगा?
मैं डिक्शनरी तो आज ही खोलूंगा, लेकिन आज मैं डिक्शनरी खोलूंगा, अच्छा मेरे पास 2 डिक्शनरी है, इस पे लिखा हुआ है बनी है और प्रिंटेड ऑन 1950, इस पे लिखा है प्रिंटेड ऑन 2020, मैं लॉ पढ़ रहा हूं 1950 का। अब मैं कौन सी 2 डिक्शनरी मेरे सामने है, कौन सी डिक्शनरी में ओपन करूं? कितने लोग बोलते 2020, ये देखो पलटी खा गए ना लोग। कितने बोलते 1950? हाँ 1950 पढ़ूंगा ना बेटा मैं, क्यों 1950 पढ़ूंगा? जब उस समय लॉ बना होगा तूने तो उस समय के वर्ड्स यूज करोगे ना, तो आज जब मैं उसे पढ़ूंगा, आज मतलब कब, तो मैं उसमें जो वर्ड्स का मीनिंग ढूंढूंगा वो वर्ड्स का मीनिंग ढूंढूंगा जो उस समय उसका वर्ड का मीनिंग होता था। अगर आप उसको आज का मीनिंग दे दोगे वो तो एब्सर्ड हो जाएगा, वो तो एब्सर्ड हो जाएगा, वो तो इलॉजिकल हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा। क्यों सेंसलेस हो जाएगा? क्योंकि आज उसका जो मीनिंग है वो तो कुछ और हो गया ना। आपको समझ में आया? मैं दोबारा समझाऊं बेटा? आ गया समझ में? मैं वापस आता हूं बेटा। इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इफेक्ट ऑफ यूजेज। मैं इसको लाइन को रीड करता हूं, मुझे बताना है आपको लाइन समझ में आया। द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट अ डॉक्यूमेंट इज टू रीड इट एज इट वुड हैव बीन रेड व्हेन मेड। उसको आज के हिसाब से पढ़ो या उसको उस दिन के हिसाब से पढ़ो, तो ही आपके पास अच्छा उसका मीनिंग आएगा, नहीं तो उसका अच्छा मीनिंग। तो अगर आप चाहते हो लॉ का परफेक्ट मीनिंग आए आपके पास, तो आप उसको किस साल में जाके पढ़ोगे? अच्छा आपको कुछ जाना है उस साल में या पढ़ना उस साल के हिसाब से है? उसको पढ़ना उस साल के हिसाब से है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटोरे ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। क्या बोलते बेटा इसको? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्या बोलते हैं इसको बेटा? कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटोएस्ट है बेटा, टोएस्ट एक्सपोजिटोएस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। इसका मतलब क्या हुआ? लॉ को कब पढ़ो? आज के हिसाब से जब वो बना था। ये किरुआ नहीं हुआ बेटा। हम लिखते फटाफट कॉपी में। सेकेंडरी रूल में हमने हेडिंग दिया, क्या हेडिंग दिया बेटा? इफेक्ट ऑफ यूजेज। इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? पॉइंट नंबर 1, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द लॉ। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द लॉ। व्हाट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द लॉ? सबसे अच्छा तरीका लॉ को पढ़ने का, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द लॉ, कॉमा, इज टू रीड it on the basis of the meaning, is to read it on the basis of meaning when it was made. ये समझ में आया बेटा? आप उसको किस बेस पे पढ़ो? आज के बेस पे या उस साल के बेस पे जब वो बना था? उस साल के बेस पे जब वो बना था। पॉइंट नंबर 2 बेटा, दिस रूल इज नोन एज, आप लिखना बेटा इस रूल को हम क्या बोलते हैं, यहां से देख के लिखना बेटा, क्या? कंटेम्पोरोनिया। साथ साथ बोलना बेटा, क्या लिखा बेटा? कंटेम्पोरोनिया। ऐसे ना कोई रो रहा है। कंटेम्प्रेनिया एक्सपोजिटोएस्ट, तुम बोल ही नहीं बेटा, एक्सपोजिटोएस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। ये से दिलवाले दुल्हन ले गए। कंटेम्प्रेनिया एक्सपोजिटोएस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन ले गए। दिलवाले दुल्हनिया ले गए। शाबाश। आपको समझ में आया नहीं आया बेटा? आपने लिख दिया इसका मीनिंग लिख दिया आपने? अच्छा क्या याद है? अच्छा कल भी हमने कुछ ऐसे शब्द पढ़े थे क्या? वो याद है तुम्हें? अट्रस, मैगीज, वैलिएट, क्वाम, पेरिएट। वो क्या था? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। एक था एब्सोल्यूटा सेंटेंटिया एक्सपिजोड नॉन इंडिजेट, याद आया? वो क्या था बेटा? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, याद आया बेटा? आज हमने थर्ड पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा? कंटेम्प्रेनिया एक्सपोजिटोएस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। अब हम सेकेंडरी रूल लिखेंगे।
सेकेंडरी रूल लिखेंगे, उसका नाम लिखना बेटा नॉस्ट्रिटरासुसिस। क्या बोल रहे हो, क्या जो है वही बोलूंगा ना, क्या बोल रहे हो। हम लिखेंगे बेटा नॉस्ट्रिटरासुसिस। दिखे बेटा आप लोगों को नॉस्ट्रिटर नहीं दिखा बेटा अभी भी आपको, ये देखो ना नीचे आ गया, सॉरी मेरे को उसको नीचे करना चाहिए। नो, हाँ नोसिसीटीटर, और भी कुछ बोलना है बेटा उसको नोसिसीटीटर, नोसीटर, NOSCITUR, नोसीटर है, नो सीटर गाड़ी, नोसीटर सुसी, हाँ स्कूटी, नो सीटर वाली स्कूटी, नोसीटर सुसीज, SOCIIS। ये ना आपको बचपन में पढ़ाया था, आपको याद है, आपके टीचर ने पढ़ाया था आपको, जब आपका इंग्लिश वाले टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, याद है। इंग्लिश वाला टीचर क्या बोलते थे हमेशा, बेटा कभी वर्ड को वर्ड से मत पढ़ो, वर्ड को कैसे पढ़ो, उसके पूरे सेंटेंस से, तब मीनिंग ढूंढो। टीचर सिखाते थे ना हमेशा कि बेटा वर्ड को मीनिंग मत ढूंढो, कैसे पढ़ो उसको पूरे सेंटेंस से, और फिर उसका वर्ड का उसके क्या लगाओ, मीनिंग लगाओ। ये तो सिखाते थे। ऐसा सिखाया तुम लोगों ने, नहीं सिखाया बेटा, कैसे सिखाया नहीं कभी। ये ऐसे तो सिखाते थे कि वर्ड, जैसे एक वर्ड ढूंढना है, सीधे नहीं ऐसे उसको मीनिंग ढूंढने चले जाओ, क्या करो पूरे उसका मीनिंग उसके सेंटेंस के हिसाब से होना चाहिए, उसका मीनिंग किसके हिसाब से होना चाहिए, उसके सेंटेंस के हिसाब से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई विल राइट अ विल, तो यहां पे विल का मीनिंग आप कैसे पढ़ोगे, नॉर्मल डिक्शनरी से ढूंढ लोगे या उसको सेंटेंस के हिसाब से पढ़ोगे, सेंटेंस के हिसाब से। द बेस्ट मेथड टू फाइंड अ मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज टू रीड द सेंटेंस कंप्लीटली, इज टू रीड द सेंटेंस। जैसे आपको याद होगा, कभी कभी आपको एक वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता था, तो आपका टीचर आपको बोला करता था, बेटा पूरा सेंटेंस पढ़, समझ में आ जाएगा। क्या आपके टीचर ऐसा बोलते थे, आपको टीचर नहीं बोलते थे? नहीं सर ऐसा नहीं बोलते थे, हम लोग खुद समझ आते थे। ऐसे तो होता था बेटा, बचपन में सिखाया बेटा ये। तो जो उनको आपको बचपन सिखाया गया, आपको दोबारा सिखाया जा रहा है, क्या बोल के आज बस नॉस्ट्रिटरासुसिस। मतलब कभी भी एक वर्ड को अकेले मत पढ़ो, हर वर्ड को कैसे पढ़ो, पूरे सेंटेंस से, और फिर उसको क्या दो, मीनिंग। सिर्फ वर्ड को मीनिंग मत दो, वर्ड को मीनिंग क्या सोच के दो, पूरा सेंटेंस पढ़ के। ये समझ में आया नहीं है, उसे हम क्या बोलते बेटा, नॉस्ट्रिटरासुसिस। डन बेटा। इसके अंदर लिखे पॉइंट नंबर 1, क्या लिखेंगे जल्दी से लिखो। द मीनिंग ऑफ द वर्ड, the meaning of the word should be understand, the meaning of the word should be understand on the basis of the sentence. What do you on the basis of the sentence? उसको सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग देना है। ये समझ में आया बेटा। फर्स्ट पॉइंट नंबर 2, meaning are coupled together. What do you meaning are coupled together? What do you meaning are coupled together? मीनिंग आपको उसका अकेला ही ढूंढना है, सबका साथ में ढूंढना है। मीनिंग आर व्हाट बेटा, coupled together and they should be understood, and they should be understood, and they should be understood in their, and they should be understood in their color of sentence, in their color of sentence. What is color of sentence? तो सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है उसके हिसाब से उसको पढ़ना है बेटा। ये क्लियर। कलर को इन लोगों ने कॉग्नेट बोल दिया बेटा, कलर को इन लोगों ने क्या बोल दिया बेटा, कॉग्नेट। तो अगर कॉग्नेट वर्ड पढ़ोगे हम कंफ्यूज, व्हाट इज कॉग्नेट, कलर। आप लिख दो बेटा कलर के ऊपर कॉग्नेट, ताकि आप कहीं बुक से पढ़ोगे आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, मुझे बताओ। खत्म हो गया बेटा सेकेंडरी रूल। कितने सेकेंडरी रूल है बेटा, 2। अच्छा, कौन सा रूल है जो कहता है कि आप वर्ड को मीनिंग दो पूरा सेंटेंस पढ़ के, नॉस्ट्रिटरासुसिस। क्या बोलता है ये, वर्ड को मीनिंग दो पूरा, वर्ड का मीनिंग तभी समझोगे जब सारे वर्ड्स को एक साथ पढ़ोगे। ये तो टीचर सिखाता था, वर्ड्स को एक साथ पढ़ो और फिर क्या ढूंढो उसका मीनिंग।
दैट इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंग्लिश। और यही आज हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, नोसिटर आ सुसिस। मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, जो आपके बचपन में आपको एक टीचर ने आपको सिखाया था, मैंने आप उसको आज उसको थोड़ा अलग तरीके से बोल दिया। बस क्या बोल दिया मैंने आपको, उसको नोसिटर आ सुसिस। और दूसरा रूल कौन सा पढ़ा बेटा आपने, मुझे याद दिलाओ। The law should be read with the meaning that was there at the time when the law was made। जब लॉ बना था उस समय जो उसका मीनिंग था उसी को आज यूज करना है, आज वाले मीनिंग को यूज नहीं करना। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसका लैटिन वर्जन बोलो, कंटेम्परेनिया एक्सपोजिटोएस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। ले गए नहीं बेटा, ले गए क्या याद करना बेटा, लेगे। चार बातें याद करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। रट देना है बेटा, जितनी बार बोलोगे उतनी बार याद हो जाएगा, है ना। पहले मुझे बोलो नोस्ट्राडा सुसिस। अब मुझे बोलो अट्रेस मैगिस वैलिएट क्वाम पैरिएट। अट्रेस मैगिस वैलिएट क्वाम पैरिएट। अब मुझे बोलो क्या कहते हैं, कॉन्टम्परेनिया एक्सपिटोएस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। और कौन सा बच गया, एब्सोल्यूटा सेंटेंटिया एक्सपिटोरे नॉन इंडिजेट। रूल ऑफ व्हाट बेटा, लिटरल कंस्ट्रक्शन। आपको याद होगा बेटा। हाँ, पेपर में ये सब चीजें हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इसी की तो क्या मिलेंगे बेटा, नंबर। यहां तक क्लियर हो बेटा। अब हमारे रूल्स खत्म हो गए बेटा। क्या खत्म हो गए बेटा, रूल्स कितने तरह के, मुझे बोल दो जल्दी से। दो तरह के, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में कितने आ गए बेटा, 6, और सेकेंडरी में कितने आ गए, 2। डन। आप एक नई हेडिंग देंगे चैप्टर का बेटा, एक नया हेडिंग देंगे हम चैप्टर का। हेडिंग में हम लिखेंगे एड्स टू इंटरप्रिटेशन। एड्स टू इंटरप्रिटेशन। एड्स का स्पेलिंग आपको होता है, व्हाट इज एड्स बेटा, हेल्प। एड्स का मतलब क्या होता है बेटा, हेल्प। क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको क्या करता है बेटा, हेल्प करता है, क्या पढ़ने में, लॉ पढ़ने में। ये क्लियर हो बेटा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। एड्स टू इंटरप्रिटेशन को कितने पार्ट में डिवाइड करना बेटा, 2। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एड्स टू इंटरप्रिटेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। देखो मैं ना आपको एक बहुत ही बेसिक तरीके से पहले इसको समझाऊंगा, फिर अंदर चल के आपको लिखवाऊंगा इसको। पहले बहुत ही नॉर्मल बेसिक बात से हम बात करते हैं, है ना। क्या मैंने क्या सेंटेंस बोला, बेसिक बात से बात करते हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर, अच्छा एक बात बता मुझे, क्या हमारा एक्ट जो होता है, एक्ट पता आप लोगों को, लॉ, क्या वो कुछ डेफिनेशंस देता है, हाँ या ना। जैसे कि कुछ एग्जांपल दो। हमने क्या कंपनीज एक्ट आपने फाउंडेशन पढ़ा था, तो उसमें कुछ डेफिनेशन था। हाँ, आपको याद है सेक्शन 2 में थी डेफिनेशन, याद आया। जैसे कंपनी का डेफिनेशन 2 क्लॉज 20 याद आया। 2 क्लॉज 68 डिफाइन करता था प्राइवेट कंपनी, याद आया। कुछ हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे। अच्छा अब हाँ नहीं बोले तो नहीं, हमने तो पढ़ा ये सेक्शन। आपको याद है ना, स्मॉल कंपनी 285 287 स्मॉल। बोलो ना तुम लोग, कुछ तो बोलो बेटा, कोई नया सेक्शन बोलो। 271 पब्लिक कंपनी बेटा, प्राइवेट 68। तुम डिग्री लाना बेटा कल, है ना। 268 बेटा प्राइवेट, 271 पब्लिक। और बोलो कुछ नया। 242 क्या, नहीं बेटा 242 फॉरेन कंपनी, 246 होल्डिंग कंपनी। यहां से कोई बोला, हाँ सेक्शन 8 एनपीओ। कुछ तो इसी बोलो बेटा, और बोलो, अच्छा लगेगा मुझे। $68 बोलती बेटा प्राइवेट कंपनी। 62 ओपीसी, हाँ शाबाश, देखा एक और आया। और छोड़ दो बेटा, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था, जब लॉ पढ़ते हो, जब क्या पढ़ते हो बेटा, आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आया, तो पहले आप सेक्शन 2 खोलोगे, सीधा डिक्शनरी खोल लोगे। आप लॉ पढ़ रहे हो, सेक्शन 4 पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, सेक्शन 4। उसमें आपको एक वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, तो पहले आप सेक्शन 2 खोलोगे मीनिंग देखने के लिए, या सीधा डिक्शनरी खोल लोगे, सेक्शन 2 खोलोगे। अच्छा अगर सेक्शन 2 आप खोल रहे हो उसका मीनिंग ढूंढने के लिए, तो लॉ आपको इंटरनली हेल्प करो उसे पढ़ने में, या एक्सटर्नल सोर्स ले रहे हो, आप इंटरनल हेल्प ले रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इंटरनल एड।
और अगर आप बाहर की क्या खोल रहे हो बेटा, डिक्शनरी, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्सटर्नल एड। आपको समझ में आया व्हाट इज इंटरनल एड? मतलब लॉ आपको खुद ही अंदर उसे क्या करेगा बेटा, पढ़ना सिखाएगा। लॉ आपको उसके अंदर क्या सिखाएगा बेटा, पढ़ना। और व्हाट इज, जब बाहर से, अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको पता लग जाएगा क्लियर हुआ नहीं हुआ। मैंने केस लॉ ढूंढा और उसमें एक मीनिंग डिफाइन था एक वर्ड का। किसमें डिफाइन था? किसी केस लॉ में एक वर्ड का क्या डिफाइन था, मीनिंग। मुझे बोलो फटाफट से बेटा, जो केस लॉ में मैं मीनिंग ढूंढ रहा हूं वो इंटरनली मुझे हेल्प कर रहा लॉ को इंटरप्रेट करने में, या एक्सटर्नली मुझे हेल्प कर रहा लॉ को पढ़ने में? जो केस लॉ है बेटा, केस लॉ समझते हो ना आप लोग, व्हाट इज केस लॉ? जो केस स्टडी जो कोर्ट ने सॉल्व करा होगा, वो मेरा इंटरनल हेड है या मेरा एक्सटर्नल हेड है? अगर अब मैं नॉर्मल बताऊं बेटा, मैंने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी। कौन सी डेफिनेशन पढ़ी? आपको याद है कंपनी की डेफिनेशन 2 clause 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी। शानदार डेफिनेशन दी बेटा, कंपनी मीन्स अ कंपनी। मीनिंग ही नहीं है उसका, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब इंटरनली लॉ मुझे हेल्प नहीं कर पाया। मैंने कहा ढूंढू कुछ केस लॉ है कंपनी का मीनिंग में, मुझे एक केस लॉ मिल गया जो कंपनी को डिफाइन कर रहा है। मैंने देखा, उसे समझा। अब मुझे इंटरनल हेल्प मिली लॉ से उसको पढ़ने में, या मुझे एक्सटर्नली हेल्प मिली उसको लॉ को पढ़ने में? तो केस लॉ एक्सटर्नल एड हो गए, एक इंटरनल एड हो गए, एक्सटर्नल एड हो गए। आपको समझ व्हाट इज इंटरनल एड, व्हाट इज एक्सटर्नल एड? जब लॉ अंदर से ही खुद ही आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, क्या पढ़ने में, लॉ पढ़ने में। और व्हाट इज एक्सटर्नल? जब बाहर के सोर्सेज देखते हो, जैसे कि डिक्शनरी खोलते हो या फिर केस लॉ ढूंढते हो, तो सारे कौन से लॉ हो जाएंगे बेटा, एक्सटर्नल एड। कितने लोग को समझ में आया? अच्छा, कुछ लोग को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं ना आपके लिए एक मतलब वो लाया हूं, क्या कहते हैं, आज ये एक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? क्या लिखा है, हेडिंग क्या दिख रहा है आपको? कुछ बोल नहीं रहे बेटा आप लोग। हेडिंग क्या दिख रही है बेटा आप लोग को? कंपनीज एक्ट 2013 दिख रहा है आपको बेटा? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये पहले किस में डिवाइड है बेटा, चैप्टर्स में। किस में डिवाइड है बेटा ये? कितने चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट में बेटा, मुझे बोलो बेटा? 29। एक बार देखिए, मैंने आपको ठीक बताया, ये इंडेक्स चल रहा है पूरा। खत्म हो गया बेटा इंडेक्स। तो लास्ट चैप्टर कौन सा है बेटा, 29। कितने सेक्शन है बेटा, एक बार देखो कितने सेक्शन है टोटल बेटा, 470। मैंने ठीक लिखवाया बेटा आप लोगों को? हाँ, हमेशा मैंने ठीक लिखवाया आपको। कितने चैप्टर है पूरे कंपनीज एक्ट में, 29। और कितने सेक्शन है बेटा, 470। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखना बेटा दोबारा से, ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये ना बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट समझते तुम लोग? व्हाट इज बेयर एक्ट? ये पास हुआ है बेटा पार्लियामेंट में। ये क्या हुआ है, पास हुआ है। यही बन के बाहर आया था, इसी को हमें समझना था। बस जब लॉ बना तो ये मिला मुझे, ये समझ में आया? अच्छा, मैं पढ़ू क्या क्या लिखा है इसमें, हेडिंग पढ़ो एक बार, क्या लिखा है हेडिंग बेटा? तुम लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा बेटा? चश्मा लग गया क्या? कुछ तो पढ़ो बेटा, क्या लिखा है बेटा, पढ़ो ना तुम लोग। कंपनीज एक्ट कौन सा बेटा, 2013। नीचे क्या लिखा है इसके बेटा, एक्ट नंबर 18 ऑफ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2013 में कौन सा एक्ट पास हुआ होगा, 18th। हर साल बहुत सारे एक्ट पास होते होंगे ना, तो ये कौन से नंबर पे पास हुआ, 18th नंबर पे। ये समझ में आया? फिर आगे डेट लिखी हुई है, क्या डेट लिखी हुई है बेटा, 29 अगस्त 2013। मतलब क्या हुआ, ये कब से लॉ एप्लीकेबल हुआ, 29 अगस्त 2013। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। यहां तक कोई डाउट आया? नहीं। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है ये देखते कौन समझ पाएगा। क्या लिखा है लाइन, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। क्या मतलब है इसका बेटा? मैं दोबारा रीड करता हूं, क्या लिखा है बेटा, एन एक्ट, ये क्या है बेटा, एक एक्ट है, टू कंसोलिडेट, व्हाट इज कंसोलिडेट, मिलाना, व्हाट इज कंसोलिडेट, मिलाना, एंड अमेंड, व्हाट इज अमेंड, चेंज करना। किसको चेंज करना, लॉ को, जो किससे रिलेट करता था, कंपनी से। मतलब कंपनी से रिलेटेड जितने भी लॉज थे उन सबको इकट्ठा करेंगे और उनको सबको क्या करेंगे, अमेंड करेंगे। इसलिए ये क्या बना बेटा, लॉ। ये क्या है बेटा, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ये जो लाइन है जो आप देख रहे हो बेटा, ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस, ये पर्पस ऑफ लॉ है। पर्पस ऑफ लॉ को हम लोग कुछ बोलते हैं बेटा लीगल लैंग्वेज में, तुम बोल दोगे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं।
बड़े अच्छा वर्ड है, सबने पढ़ रखा है। लॉ का पर्पस को हम कुछ बोलते हैं बेटा, बोल दो तुम लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लोग बताओगे तो मुझे, मैं तो बताऊंगा ही आपको। अच्छा मैं दोबारा पढ़ता हूं एक लाइन, शायद लाइन पढ़ के आपको दोबारा क्लियर होए। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, और ये जूम हो नहीं रहा भैया। इसको जूम कैसे करते हैं, जूम कैसे करेंगे इसको, जैसे कि मुझे इस कुछ चीज को जूम करना है, होगा जूम थोड़ा, अच्छा ये इधर से होगा ना जूम, अच्छा ये रहा, आपको दिख रहा है और साफ हुआ बेटा? हाँ अभी ठीक है ना, हाँ हो गया हो गया। अभी ये लाइन दिख रही है सबसे पहली लाइन बेटा सबको, बेटा हाँ ना कुछ तो बोलो बेटा, हाँ दिख रही है, ये मैं पढ़ू बेटा, ये क्या है, क्या लिखा है, एन एक्ट, ये क्या है बेटा, एक एक्ट है। टू, टू डू व्हाट बेटा, टू कॉन्सोलिडेट, क्या बोलता है कॉन्सोलिडेट का, ओके मिलाना, एंड अमेंड, क्या करना बेटा, अमेंड चेंज करना, कौन से लॉस को मिलाना है, कौन से लॉस को चेंज करना है, वो सारे लॉस जो किससे रिलेटेड है बेटा, कंपनीज से। ये पर्पस बता रहा है लॉ का, ये क्या बता रहा है बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम, नहीं नाक बचाओ बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कह रहे हम नाक कटाने के लिए तैयार हैं आप बता दो इसको बेटा, प्रियम्बल बोलते हैं। आपने सुना है वर्ड प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल, पर्पस ऑफ लॉ, आपने सुना है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों बना, वो प्रियम्बल बताता है ना। कितने लोगों ने सुना प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितने लोगों को उसका मीनिंग पता था प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, हाथ चक्रिया में नहीं पता था तो तुम क्या, जब बच्चों ने आपको पढ़ाया गया था, जब टीचर पढ़ाया था बेटा लिख ये प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम लिख देते थे क्या, पूछते थे क्या मतलब है इसका, नहीं। शाबाश बेटा, मेरे साथ भी ऐसे करना, मैं भी लिखवा दूंगा, कुछ मत पूछना मेरे से। तो ये क्या है बेटा, प्रियम्बल, ये क्या है बेटा, ये क्या बता रहा है मुझे, ये क्यों बना है, ये क्यों, ये मुझे बता रहा है। अच्छा क्या ये मुझे लॉ पढ़ने से पहले पढ़ना चाहिए, क्या कोई एक्ट पढ़ने से पहले मुझे उसका प्रियम्बल पढ़ना चाहिए, क्या हेल्प मिलेगी मुझे से पढ़ के, मुझे पर्पस पता लगेगा, क्या पर्पस पता लगेगा कि ये बना क्यों है। अब मेरा क्वेश्चन आएगा, ये जो पर्पस ऑफ लॉ है, जो क्या है बेटा, ये इंटरनल एड है, आपको हेल्प कर रहा है पढ़ने में, ये एक्सटर्नल एड है जो आपको लॉ पढ़ने में मदद कर रहा है, इंटरनल या एक्सटर्नल, कितने बोलते हैं ये इंटरनल एड है, कितने बोलते हैं एक्सटर्नल एड है। अभी कुछ लोग हाथ उठा रहे, दोबारा पढ़ते हैं बेटा, मैं दोबारा बताता हूं ये क्या है बेटा, पहले तुम जब तक क्या है बेटा, ये प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल बेटा, बोल दो तुम लोग, कुछ तो बोलो बेटा, पर्पस ऑफ द लॉ, ये आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, लॉ क्यों बना है। अच्छा कैसे पढ़ के आपको समझ में आता है, जब मैंने लॉ का क्लास शुरू किया था मैंने आपको एक चीज बोली थी, क्या चीज बोली थी, कि मैं जब लॉ पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसका क्या बताऊंगा, उसको क्यों बताऊंगा मैं पर्पस उसका, क्योंकि आपको पता लगेगा, इजी होगा कि हम ये क्यों, आपको समझ में आया ना, जब आपको पता लगेगा कि आप ये क्यों पढ़ रहे हो तो इजी होगा मुश्किल होगा, तो प्रियम्बल क्यों लिखा, ताकि जो पढ़ रहे हो उसे पता लगे। ये जो हेल्प कर रहा है बेटा, ये इंटरनल एड है या एक्सटर्नल एड है, कितने होते हैं इंटरनल एड है, मेजोरिटी ठीक बोल रही है, क्यों ठीक बोल रही है बेटा, क्योंकि ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है ना, अगर ये एक्ट के बाहर होता कहीं, इंटरनल है तो, और एक्ट के अंदर है तो इंटरनल, ये समझ में आया नहीं आया। तो पहला एड जो आपको हेल्प करता, अच्छा आपने क्या हेडिंग दे रखी मुझे बताओ ना, एड्स टू इंटरप्रिटेशन, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, क्या क्या, और एक एक्सटर्नल। अब हम एक हेडिंग देंगे क्या बेटा, इंटरनल एड, अब एक हेडिंग देंगे हम लोग क्या बेटा, इंटरनल एड, उसका पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बेटा, क्या बेटा, प्रियम्बल ऑफ द लॉ। अच्छा प्रियम्बल ऑफ द लॉ इज इंटरनल और एक्सटर्नल बेटा, तुम लोग नहीं बोल रहे बेटा मुझे अभी भी, कैसे पता लगा आपको इंटरनल, क्योंकि लॉ के अंदर है वो, क्या आपको ये हेल्प कर रहा है, हाँ, तो इसके अंदर लिखना बेटा, व्हाट इज प्रियम्बल ऑफ लॉ, लिखना, प्रियम्बल डिफाइंस दी, प्रियम्बल डिफाइंस दी पर्पस ऑफ द लॉ,
preambles define the purpose of the law. Preamble defines the what beta? Purpose of the law, comma, it defines the ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? मैंने वही एक लाइन को दोबारा बता दिया बेटा. एक बार पहले मैंने पर्पस और दूसरा क्या बोला, ये क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव. फुल स्टॉप. विल इट, लिखना मत, विल इट हेल्प द रीडर टू इंटरप्रेट द लॉ? यस. तो ये कौन सा एड हुआ बेटा? इंटरनल एड, एक्सटर्नल एड बेटा? इंटरनल एड. फुल स्टॉप के द प्रियम्बल इज कंटेन्ड इन, द प्रियम्बल इज कंटेन्ड इन the law itself. What is the preamble is contained in the law itself? Law के अंदर है. thus it is regarded as which aid बेटा? Internal aid. आपको समझ में आया या नहीं आया? तुम कुछ मत बोलो बेटा, है ना? आया या नहीं आया? आया. अब हम लिखेंगे एग्जाम्पल. एग्जाम्पल, preamble of Companies Act state that, for example, preamble of Companies Act state that, देख के लिख देना बेटा. क्या स्टेट करता है बेटा? कि ये एक एक्ट है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू दी कंपनीज. एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ relating to the what beta? Companies. An act to consolidate and amend the law relating to companies. Full stop. कोई डाउट आता बेटा? कोई डाउट बेटा यहां पर नहीं. अब पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बेटा हम लोग. किसका पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बेटा हम लोग? इंटरनल एड का. ओके, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे. टाइटल. हम क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 2 क्या लिखेंगे बेटा? टाइटल. टाइटल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक शॉर्ट टाइटल, एक लॉन्ग टाइटल. टाइटल को लिख के हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक शॉर्ट टाइटल और एक लॉन्ग टाइटल. एंड व्हाट इज योर टाइटल? एक्ट का नाम. बड़े टाइटल बेटा. अच्छा, क्या एक्ट का नाम पढ़ के आप समझ जाओगे एक्ट में क्या होगा? क्या जैसे मैंने बोला कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, क्या आप समझ जाओगे हम क्या पढ़ रहे हैं? हाँ. ये क्या बताएगा? कंपनी के बारे में. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएगा. पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप के बारे में बताएगा. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएगा. और बोलो बेटा. बेटा दंगे हो जाएंगे. वापस आते हैं बेटा. तो क्या टाइटल आपको पढ़ने में मदद करता है लॉ को? बिल्कुल. आप टाइटल सुनोगे आप समझ जाओगे. क्या समझ जाओगे कि इसमें क्या होगा? क्या टाइटल आपको हेल्प कर रहा है पढ़ने में? हाँ. तो ये इंटरनल एड हुआ, एक्सटर्नल एड हुआ? अच्छा, इंटरनल एड कैसे पता लगा? क्योंकि हमने लिख दिया या आपको मालूम पड़ गया? ये तो इंटरनल एड है ना बेटा. कह रहे लिख दो, अब तो इंटरनल ही है, अब तो क्वेश्चन ही नहीं बचा वो. अच्छा, इंटरनल एड ऐसा है या नहीं है? है. आप देखो यहां पे लिखा है शॉर्ट टाइटल. दिखा बेटा आप लोगों को? बड़े शॉर्ट टाइटल. वो कहता है कि शॉर्ट टाइटल हम इसको प्यार से बोलेंगे क्या? कंपनीज एक्ट 2013. सेक्शन 1 कह रहा है. क्या बोल रहे सेक्शन 1? कि हम इस एक्ट को प्यार से क्या बोलेंगे? कंपनीज एक्ट 2013. क्या ये पढ़ के हमें कुछ समझ में आएगा? हाँ. क्या समझ में आएगा? कि ये जो लॉ होगा, ये एक्ट है, ये किसके बारे में बात करेगा? कंपनीज के बारे में. तो क्या इसने आपको मदद की या मदद नहीं की? मदद की. तो एक लॉ के अंदर है, लॉ के बाहर है? लॉ के अंदर है. तो कौन सा एड हो गया बेटा? इंटरनल एड. तो लिखा शॉर्ट टाइटल में लिखना नीचे बेटा. शॉर्ट टाइटल के नीचे लिखना दिस हेल्प्स टू understand what the law is about. This helps to understand what the law is about. ये आपको बताएगा कि
ये लॉ किस चीज के लिए है? फॉर एग्जाम्पल, द शॉर्ट टाइटल ऑफ कंपनीज एक्ट, द शॉर्ट टाइटल, मैं बड़ी अजीब लाइन लिखूंगा बट लिखना पड़ेगा. द शॉर्ट टाइटल इन द कंपनीज एक्ट इज व्हाट? कंपनीज एक्ट. द शॉर्ट टाइटल इन द कंपनीज एक्ट इज व्हाट बेटा? कंपनीज एक्ट. ये समझ में आया बेटा? और अगर आप इसे पढ़ोगे, द कंपनीज एक्ट, एक्ट नंबर 18 ऑफ 2013, ये लॉन्ग टाइटल हो गया, शॉर्ट टाइटल हो गया? लॉन्ग टाइटल हो जाएगा. अच्छा, ये भी इंटरनल है या एक्सटर्नल है? अच्छा, आप किसे इंटरनल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये लॉ के अंदर है या उसमें हेडिंग में नीचे लिखा हुआ है? लॉ के अंदर है, तो ये कौन सा हेड हो गया बेटा? इंटरनल हेड. तो लिख देना, लॉन्ग टाइटल ऑल्सो हेल्प्स टू understand what the law is about. Long title also helps to understand what the law is about. For example, आप पूरा लिखना, the Companies Act 2013, Act number 18 of 2013, Act number 13, oh sorry, Act number 18, Act number 18 of 2013. और अगर आपके नीचे देखोगे, इसके नीचे एक और लाइन लिखी है. क्या लिखी है बेटा? बी इट एनैक्टेड बाय पार्लियामेंट. व्हाट इज बी इट एनैक्टेड बाय पार्लियामेंट? कि ये किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने. किस ईयर में बनाया बेटा आपने? 64th ईयर ऑफ रिपब्लिक. व्हाट इज 64th ईयर ऑफ रिपब्लिक? मतलब 2013 में 64th रिपब्लिक होगा ना? ये समझ में आया नहीं आया? तो ये भी किसका पार्ट है बेटा? आपके लॉन्ग टाइटल का. तो लिख दो ये भी साथ में, बी इट एनैक्टेड, बी इट. अच्छा, ये आपको ये क्या समझने की कोशिश करेगा कि ये लॉ क्या कहते हैं, कौन से साल में बना है ना? तो बी इट एनैक्टेड बाय पार्लियामेंट, बी इट इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 64th ईयर ऑफ, बी इट एनैक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 64th ईयर ऑफ Republic of India. Be it enacted by Parliament in the क्या लिखा बेटा? In the 64th year of Republic of India. यहां तक कुछ डाउट बेटा? अच्छा, मैंने आपको क्या बताया? ये लॉ पढ़ा था. ये लॉ में कितने चैप्टर्स है बेटा? तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे बेटा. तुम लोग बोल दो बेटा, बोल दो. क्यों शर्माते हो बेटा ऐसे बोलने में? कितने चैप्टर्स है बेटा? अच्छा, यहां पे चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेटा. किसका नाम है बेटा? चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग है बेटा. चैप्टर नंबर 2 की क्या है? हेडिंग. आपको दिख रही है? नहीं दिख रही? ओके, मैं इसको नीचे कर देता हूं, उसको ज्यादा नीचे हो गया. हाँ ना? हाँ, क्या लिखा है पढ़ना? इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू. ये चैप्टर का हेडिंग, चैप्टर का ये क्यों लिखा है? जैसे लेट सपोज करो मुझे, अच्छा लेट सपोज करो मैं लॉ पढ़ रहा हूं. मैं क्या पढ़ रहा हूं? और मुझे शेयर्स के बारे में पढ़ना है. शेयर्स क्या है? मुझे किसके बारे में पढ़ना है? शेयर्स के बारे में. कि शेयर्स क्या है? क्या मुझे चैप्टर 2 पढ़ना चाहिए? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि मुझे बता ही नहीं रहा ये. मैं आगे गया. आप ऐसे देखते हो ना? ओके, हाँ बोल रहे हो, पता नहीं क्या बोल रहे हो. अच्छा, चैप्टर नंबर 3 क्या है बेटा? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ. ये क्या बता रहा है? क्या ये शेयर के बारे में बताएगा कि शेयर क्या है? ये बताएगा कि शेयर इशू कैसे होंगे? देखो बेटा, ये शेयर के बारे में बताएगा. क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि लिखा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी. ये क्या समझाएगा? कि शेयर अलॉट कैसे होते हैं. ये बताएगा शेयर अलॉट कैसे होते हैं. तो ये मुझे पढ़ने का जरूरत नहीं है. ओके, मैं नीचे आया. चैप्टर नंबर 4 क्या नाम है इसका बेटा? शेयर कैपिटल एंड. अब मुझे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए. तो क्या जो चैप्टर का नाम होता है, चैप्टर की हेडिंग होती है, क्या वो भी आपको उसको पढ़ने में मदद करती है? हाँ, आपको पता लगे ना कि अच्छा चैप्टर का हेडिंग पढ़ते ही समझ जाओगे. क्या समझ जाओगे? कि इस चैप्टर के अंदर क्या है. अब मेरा क्वेश्चन आएगा बेटा,
चैप्टर की हेडिंग आपको हेल्प कर रही है ये बताने में कि उस चैप्टर के अंदर क्या है, ताकि आप इजीली लॉ को पढ़ सको। मुझे बताओ बेटा, ये इंटरनल एड है या एक्सटर्नल एड है? कितने बोलते हैं इंटरनल एड है? अरे कैसे मालूम पड़ा तुम्हें इंटरनल एड है? तुम तुक्का मारे तुम्हें पता लगा? लॉ के अंदर है ना, कैसी बात करी, लॉ के अंदर पढ़ा रहे हो, कह रहे हो इंटरनल एड एक्सटर्नल एड है। तो हम लिखे थर्ड पॉइंट, क्या आएगा बेटा थर्ड पॉइंट? हेडिंग ऑफ अ चैप्टर, हेडिंग ऑफ द चैप्टर। इसके अंदर लिखना द हेडिंग ऑफ अ चैप्टर would help the reader to read exactly what he want to read. Would you have what he want to read? उसे पता लग जाएगा मुझे क्या पढ़ना। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, देर आर हाउ मेनी चैप्टर्स बेटा बोलते ना तुम लोग? 29 चैप्टर्स इन कंपनीज एक्ट। चैप्टर नंबर 2 इज, या चैप्टर 4 इज? चैप्टर नंबर 4 इज। 4 को हम कैसे लिखेंगे बेटा? कैपिटल में लिखेंगे, और सॉरी कैपिटल रोमन में लिखेंगे, न्यूमेरिक में लिखेंगे? कैपिटल रोमन में। कैपिटल रोमन समझते हो ना बेटा आप लोग? मैं आपको लिख के दिखाऊं कैपिटल रोमन? हाँ बोलो, ना बोलो ना। ओके, पक्का ना? अच्छा देखो ऐसा बनता है ना, 4। ओके, तो क्या लिखा आप लोगों ने? चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्या लिखा बेटा? शेयर एंड डिबेंचर would signify the concept of shares, would signify the concept of share would be contained in such chapter, would signify that concept of share, क्या लिखा बेटा? share would be contained in this chapter। यह होता है ना कि अगर आपको शेयर कंसेप्ट समझना है तो किस चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 4। तो ये इंटरनल एड हुआ एक्सटर्नल एड हुआ? इंटरनल एड। मैं 4th इंटरनल एड लिखूंगा बेटा। डेफिनेशंस मैं 4th लिखूंगा बेटा। क्या बेटा? डेफिनेशंस। अच्छा, क्या डेफिनेशंस होती है क्या किसी एक्ट में? हाँ। अच्छा, अगर डेफिनेशन किसके अंदर पढ़ रहे हो आप? एक्ट के अंदर या एक्ट के बाहर? तो कौन सा हेल्प है, इंटरनल एड या एक्सटर्नल एड? कितने लोग को समझ में आया इंटरनल एड है? ये कैसे समझ में आया इंटरनल एड है? क्यों एक्ट के अंदर है। अगर बाहर से कहीं पढ़ रहे थे तो क्या होता था? एक्सटर्नल एड। तो आपने क्या लिखा बेटा? हेडिंग क्या दी? डेफिनेशन। डेफिनेशन को लिख के आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे बेटा मेरे साथ। डेफिनेशन को लिख के कितने पार्ट में डिवाइड करोगे बेटा आप? 3। आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना आता है? मैं करके दिखाऊं बेटा? आता है। ओके, शाबाश। पहले पार्ट में हम क्या लिखेंगे? इंक्लूसिव डेफिनेशन। पहले पार्ट में हम लिखेंगे बेटा इंक्लूसिव, INCLUSIVE। ठीक बोला स्पेलिंग मैंने? हाँ, इंक्लूसिव। सेकंड पार्ट में लिखेंगे एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, और लास्ट पार्ट में हम लिखेंगे इंक्लूसिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव। तो 3 तरह की डेफिनेशन है बेटा हमारे क्या कहते हैं एक्ट के अंदर। कौन कौन सी तरह की डेफिनेशन है मुझे बोलो ना बेटा? एक है इंक्लूसिव, एक है एक्सक्लूसिव, और एक कौन सी बेटा? इंक्लूसिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव। मुझे बता इसका मतलब क्या बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दीज थिंग्स? जल्दी से बोल दो फटाफट। मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, मुझे बताना है कौन सी डेफिनेशन है, इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, कौन सी है? तुम लोग बताओगे? देख के बता पाओगे? हाँ बोलो, ना बोलो? ओके, ठीक है। वो कहता है रिलेटिव। आपको दिख रहा है बेटा? हाँ, वो कहता है क्या बेटा? मीन्स। क्या बोला उसने बेटा? रिलेटिव मीन्स इन केस ऑफ HUF, इन केस ऑफ विच बेटा? ऑल द मेंबर्स। मतलब HUF में जो भी मेंबर्स हैं वो सब क्या है बेटा? एक दूसरे के रिलेटिव। वो सब क्या है?
रिलेटिव। और कौन रिलेटिव है बेटा? हस्बैंड एंड वाइफ। ये समझ में आया? ये किसकी डेफिनेशन है बेटा? क्या तो समझ में आया? मेरे दादाजी मेरे रिलेटिव है या नहीं है? है। इस डेफिनेशन के हिसाब से है या नहीं है? कैसे पता लगा है? नहीं, ये तो थर्ड तो पढ़ना ही नहीं अभी आपको, थर्ड तो भूल जाओ। क्यों? एचएफ के पास, हमारी एचएफ है ही नहीं बेटा। एचएफ नहीं पता आपको? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब हम लोग उसमें रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं बेटा। न्यूक्लियर फैमिली आप समझते हो? हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है एचयूएफ। आप समझते हो एचयूएफ? जो बिजनेस चलता आ रहा है सदियों वाला, हमारा सदियों वाला बिजनेस नहीं है। हम लोग सेल्फ मेड है सारे। व्हाट इज सेल्फ मेड है? हाँ, खुद के दम पे हम सारे काम कर रहे हैं। जो अच्छा आप समझ, मैं सीए हूं या नहीं हूं? हाँ बोलो। हाँ हाँ। तो मतलब मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा ना, जो मेरे वो कर रहे थे दादाजी पूर्वज कर रहे थे। तो ये एचयूएफ है मेरे पास? नहीं है, नहीं है। तो डेफिनेशन पढ़ो कि डेफिनेशन के हिसाब से दादाजी मेरे रिलेटिव है या नहीं है, मुझे बताओ। है या नहीं है? अच्छा, यहां पे वर्ड क्या यूज करा बेटा? मीन्स। वर्ड क्या यूज करा है? मुझे बताओ ये मीन्स का मतलब क्या है? ये कौन सी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव? कौन सी डेफिनेशन है ये? जहां वर्ड होता है मीन्स, जहां वर्ड क्या होता है उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। क्या बोलते बेटा उसको? अब बोले एक्सक्लूसिव। यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगर यहां लेकर रिलेटिव मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, तो इसका मतलब क्या हुआ? एज पर कंपनीज एक्ट सिर्फ दो लोग रिलेटिव है। कौन? बाकी और कोई रिलेटिव? अच्छा, बाकी कोई और रिलेटिव नहीं है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं है ना। घर जाके आज दादाजी को नहीं बोला आज से आप मेरे रिलेटिव नहीं हो, है ना, यहां से बेदखल कर देंगे आपको। वो आपके रिलेटिव है या नहीं है? है, लेकिन किसके हिसाब से नहीं है? कि कंपनीज एक्ट ने तो कौन सा डेफिनेशन दिया? मीन्स या इंक्लूड्स? अच्छा, अगर यहां पे वर्ड होता इंक्लूड्स तो क्या होता? इंक्लूसिव। तो मतलब क्या? तो दादाजी आ जाते नहीं आ जाते? आ जाते। अब बड़े मेरी ध्यान सुना बेटा, व्हाट इज एक्सक्लूसिव? बहुत ही नैरो सा मीनिंग या बहुत ही वाइडर सा मीनिंग? बहुत ही नैरो। रिलेटिव मीन्स दिस, खत्म, सिर्फ वही आएंगे और कोई। और अगर वर्ड है इंक्लूड्स, क्या वर्ड है बेटा? तो ये तो आएगा ही आएगा। व्हाट इज? ये तो आएगा ही आएगा, ये तो रिलेटिव है ही है। और बाकी जो आप समझते हो वो भी है। ये समझ में आया नहीं आया? अगर यहां पे वर्ड होता है रिलेटिव इंक्लूड्स, क्या वर्ड होता है बेटा? रिलेटिव। तो इसका मतलब क्या होता बेटा? कि जो ये तो है ही है रिलेटिव, और आप जो भी समझते हो वो भी क्या है? रिलेटिव। जैसे क्या आप दादाजी को रिलेटिव समझते हो? क्या आप दादाजी को रिलेटिव समझते हो? तो रिलेटिव होते थे। अगर यहां पे वर्ड क्या लिखा होता? इंक्लूसिव। अगर यहां पे लिखा है वर्ड एक्सक्लूसिव, तो एक्सक्लूसिव के हिसाब से दादाजी आपके क्या नहीं है? रिलेटिव नहीं। आपको समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना बोलो। व्हाट इज मीन्स, व्हाट इज इंक्लूड्स? सिर्फ यही मीनिंग है। इंक्लूड्स मतलब ये तो है, बाकी आप जो समझते हो वो भी है। मैं एक लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल देता हूं। मैं एक्ट को छोड़ के चल रहा हूं। मैंने प्रशीद से बोला, मैंने कहा खाना ले आओ मेरे लिए, मीन्स बोले तो दे। मैंने प्रशीद को बोला, मैंने कहा मेरे लिए क्या ले आओ? खाना ले आओ, मीन्स चावल छोले। क्या ले आओ? चावल ले आओ, मतलब मीन्स चावल छोले। तो मेरा मतलब क्या है कहने का? क्या लेकर आओ? सिर्फ चावल छोले या सब कुछ लेकर आओ? सिर्फ चावल छोले। मैंने बोला प्रशीद खाना लाओ इंक्लूडिंग चावल छोले। क्या मतलब है इसका? कि देखो आपको बहुत कुछ लेकर आना है, मतलब आपकी तरफ से जो खाना है वो तो लेकर आना है आपको, साथ में वो क्या लेकर आना है? आपको समझ में आया नहीं आया? जैसे मैंने बोला बेटा इंक्लूडिंग रसगुल्ले ले आना मिठाई में। मिठाई में इंक्लूडिंग क्या ले आना? तो मैं क्या कहना चाहता हूं? सब मिठाई लेकर आओ। वाइडर मीनिंग या नैरो मीनिंग? वाइडर मीनिंग। मतलब बेटा मिठाई में मीन्स रसगुल्ला लेकर आना। आपको समझ में आया या मैं और बोलूं बेटा? तो कौन सी डेफिनेशन हैज अ वाइडर कंसेप्ट और कौन सी डेफिनेशन हैज अ नैरो कंसेप्ट? एक्सक्लूसिव इज अ वाइडर कंसेप्ट, एक्सक्लूसिव नैरो, एक्सक्लूसिव हैज अ नैरो।
एंड इंक्लूसिव वाइडर। आपको समझ में आया है? मैं आपको दोबारा बताऊं, पक्का? ओके, हम लिखते हैं। अब आप किस किस लिखना बेटा? आप अब इसे पॉइंट नंबर ए लिखना। आप पॉइंट नंबर ए, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। पॉइंट नंबर ए, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। पॉइंट नंबर ए क्या लिखा बेटा हमने? एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। इसके अंदर लिखना बेटा, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन के अंदर लिखना। हियर द डेफिनेशन, हियर द डेफिनेशन is defined, here the definition is defined by using the word, by using the word, कौन सा बेटा? इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दो वर्ड, क्या? means, by using the word क्या बेटा? means, full stop. Point number B, it has a wider concept, it has a narrow concept. It has a narrow concept. It has a what बेटा? narrow concept. पॉइंट नंबर 3, एग्जाम्पल। इसी का एक्सक्लूसिव का एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एग्जाम्पल, रिलेटिव मीन्स, रिलेटिव मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ। रिलेटिव मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ। इसका मतलब क्या हो बेटा? सिर्फ वे रिलेटिव है और कोई रिलेटिव नहीं है, फुल स्टॉप। दिस वुड बी इंटरप्रेटेड एज, दिस would be interpreted as there are only two relatives, husband and wife. Full stop. इसी का फोर्थ पॉइंट, इसी का फोर्थ पॉइंट, दिस डेफिनेशन, इसी का फोर्थ पॉइंट बेटा, दिस डेफिनेशन इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव कैसे लिखोगे बेटा? EXHAU, एग्जॉस्टिव, STIVE। व्हाट इज एग्जॉस्टिव? व्हाट इज एग्जॉस्टिव? कंप्लीट या इनकम्प्लीट? व्हाट इज एग्जॉस्टिव? कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कंप्लीट, सिर्फ यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। मीन्स, हमने वर्ड मीन्स लिखा ना, तो एग्जॉस्टिव का ब्रैकेट में लिख देना कंप्लीट। एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या लिख देना बेटा? कंप्लीट। अब इसी पॉइंट का पॉइंट नंबर बी लिखेंगे बेटा हम लोग। इसी पॉइंट का पॉइंट नंबर बी लिखेंगे। कौन सी डेफिनेशन बेटा? इंक्लूसिव। हमने फर्स्ट पॉइंट नंबर ए में एक्सक्लूसिव डिफाइन किया था ना? अच्छा, क्या डिफाइन किया था मुझे बताना? द वर्ड व्हेन द डेफिनेशन इज, अब इसी को सेम लिखेंगे, बस वहां वर्ड क्या आ जाए बेटा? इंक्लूड्स। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है बेटा, ये कंप्लीट है, इसके अलावा और कुछ मतलब नहीं है, बस ये खत्म है ना? हाँ, ओके। पॉइंट नंबर क्या लिखा बेटा? बी, इंक्लूसिव। कैसे लिखेंगे? वही सेम तरीके से ऊपर लिखा। क्या लिखा तुम्हें बताओ ना, बोलते जाओ। इंक्लूड्स, विद द डेफिनेशन इज डिफाइंड बाय यूजिंग द वर्ड क्या बेटा? इंक्लूड्स। पॉइंट नंबर बी क्या लिखा था ऊपर? इट हैज अ, अब इसमें क्या लिखेंगे बेटा? इट हैज अ वाइडर कंसेप्ट। इट हैज अ वाइडर कंसेप्ट। एग्जाम्पल अगर होता है रिलेटिव इंक्लूड्स, फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल तो लिख रहे हैं हम लोग, रिलेटिव इंक्लूड्स हस्बैंड एंड वाइफ, तो इसमें सब सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेटिव है, सब रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव इंक्लूड्स हस्बैंड एंड वाइफ, फुल स्टॉप। हियर all are relatives, here all are relatives, all are relatives मतलब बोले तो that is brother, sister, और कौन होते हैं? grandmother, grandfather, etc. all are relatives, that is क्या क्या लिखे? brother, sister, etc. and including हस्बैंड वाइफ, एंड इंक्लूडिंग हस्बैंड वाइफ, और इंक्लूडिंग मतलब ये भी आएंगे। जो आप समझते हो वो तो है रिलेटिव, और बाकी हस्बैंड एंड वाइफ भी क्या है? रिलेटिव। तो ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है या इंक्लूसिव डेफिनेशन है बेटा? ये
इंक्लूसिव। ये समझ में आया नहीं आया? पक्का? अब पॉइंट नंबर सी लिखेंगे, इंक्लूसिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव। अच्छा जैसे यहां पे लिखा है बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं फिर इसको हटा देंगे इस एग्जांपल को यहां से। जैसे यहां पे लिखा है शेयर मींस, दिखा बेटा आपको, शेयर मींस, व्हाट डू शेयर मींस? ये एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है? एक्सक्लूसिव है, पूरा पढ़ते हैं। शेयर मींस व्हाट? अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कंपनी के कैपिटल में आपका हिस्सा है, उसे क्या बोलते हैं? शेयर्स। एंड इंक्लूड्स स्टॉक, एंड इंक्लूड्स व्हाट? अच्छा इसमें दोनों वर्ड यूज हो गए, कौन कौन से? मींस भी और इंक्लूड्स भी। तो ये कौन सी डेफिनेशन पहले मुझे बताओ, ये कौन सी डेफिनेशन हो गई? इंक्लूसिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव। इसने मतलब बता दिया, क्या बता दिया कि शेयर का मतलब क्या है? शेयर इन द शेयर कैपिटल। और आप मानो चाहे आप ना मानो, इसके अंदर क्या भी आएगा? स्टॉक। आपको स्टॉक का मीनिंग बताया था, आपको याद है व्हाट स्टॉक मीन? जब आप फ्रैक्शन में सेल कर सकते हो शेयर्स को, आपको याद है ना, बताया था आपको? हाँ बोलो ना बोलो, कहां पढ़ाया था आपको मैंने ये? जब मैंने आपको सेल्स ऑफ गुड्स एड पढ़ाया था, तो उसमें था गुड्स इंक्लूड्स दी शेयर्स एज वेल एज स्टॉक, याद आया? तो अब स्टॉक का मतलब क्या था? शेयर्स विच कैन बी सोल्ड इन फ्रैक्शन। तो जो शेयर्स को आप फ्रैक्शन समझते हो ना, जैसे अगर मैं शेयर का आधा बेच सकता हूं, शेयर आधा समझते हो, या हिस्सा, शेयर का भी हिस्सा या कैपिटल का हिस्सा? शेयर का भी हिस्सा। कैपिटल के हिस्से को क्या बोलते हैं? शेयर। शेयर के हिस्से को क्या बोलेंगे? स्टॉक। तो इसके अंदर शेयर का मतलब क्या हो गया? शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। तो मतलब शेयर का मतलब कैपिटल का शेयर भी है और स्टॉक भी है। ये समझ में आया नहीं आया? तो ये कौन सी डेफिनेशन होगी बेटा? इंक्लूसिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव। पॉइंट नंबर 1 सेम तरीके से डिफाइन करेंगे, क्या होगा इसका मतलब? वेयर द डेफिनेशन इज डिफाइंड बाय यूजिंग बोथ द वर्ड्स, वेयर द डेफिनेशन इज डिफाइंड बाय यूजिंग both the words, where the definition is defined by using both the words. What are both the words? दोनों वर्ड यूज करके, that is means and includes, means and includes, full stop. Point number 2. अच्छा इसका भी नैरो कंसेप्ट है, इसका वाइडर कंसेप्ट है? दोनों है, नैरो भी है, ये नैरो लिखो, नैरो ही है वैसे देखा जाए तो, है ना? इट हैज अ नैरो कंसेप्ट। नैरो समझ में आया ना? क्योंकि मतलब यही है और सिर्फ यही आना है, मतलब यही है और सिर्फ यही आना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? नैरो कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल शेयर, फॉर एग्जाम्पल शेयर मीन्स अ शेयर, वही पूरा डेफिनेशन दोबारा लिख दो यहां पर। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के कैपिटल में आपका शेयर है, वो तो शेयर है ही है, और जो शेयर का फ्रैक्शन है जिसे हम स्टॉक कहते हैं, वो भी क्या है? शेयर। तो शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। तो ये यहां पे मीन्स वर्ड भी आ गया, और कौन सा वर्ड आ गया बेटा? इंक्लूड्स। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये कौन सा हेडिंग लिख दिया बेटा आपने? 4th। कितने एड हो गए हमारे पास? 4। कौन कौन से बोला तुम लोग मुझे? प्रियम्बल, दूसरा टाइटल, तीसरा क्या था? हेडिंग ऑफ द चैप्टर। 4th के लिखा डेफिनेशन। 5th लिखते बेटा हम लोग, अब 5th लिखते बेटा हम लोग। हाँ जी।